एक्चुअली इसमें सारे हार्मोन्स भी आप नहीं पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसे हार्मोन्स पढ़ लेंगे कि जो ज्यादा यूज में आते हैं तो भी चलेगा, है ना। जैसे कार्टिसोल, कार्टिसोल एक मैन हार्मोन्स है जो स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है। और हैप्पी हार्मोन्स कौन कौन से कहलाते हैं? एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये 4 हार्मोन्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। तो यदि इस तरह से मैम आप रिपीट थोड़ा कर दीजिए एक बार, हैप्पी हार्मोन्स के नाम रिपीट कर दीजिए एक बार। एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। मैम सेकंड वाला ही नहीं समझ आया, एक बार आप स्पेल कर दो। एंडोर्फिन, हम्म, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। जी, ओके ओके, थैंक यू। डोपामाइन की कोई टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं क्या? हाँ, ये एक्चुअली ये स्टेरॉइड टाइप भी होते हैं। आपने ज्यादातर ये नाम सुना सुना होगा है ना, इसका। स्पोर्ट्स में यूज होता है। हाँ जी, मैंने नाम सुना हुआ है डोपामाइन का ना, हाँ, कि इसको रिलीज करने के लिए, मतलब टेंशन रिलीज करने के हाँ, लिए देते हैं इसको। ये टेंशन रिलीज प्लस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उस समय क्या, ये कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है तो डोपामाइन टेस्ट होता है ना। इवन अभी आपको मैं बताऊं, योग का भी जो आसन पार्ट है ना, ये आसन पार्ट जो है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ गया है। शायद कुछ लोगों को मालूम भी होगा। सो इसको योगासना स्पोर्ट्स का नाम दिया है। और ये नेशनल गेम्स में, अभी जैसे खेलो इंडिया चल रहा था, इसमें अब एशियाड ओलंपिक होगा उसमें, और पैरा ओलंपिक, ये सभी में रजिस्टर्ड हो चुका है ना। और इसका एक बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। तो अभी प्रेजेंट में ये खेलो इंडिया जब हुआ था तो ये उज्जैन में इसका कंपटीशन हुआ था। तो इसमें मास्टर्स भी होता है, मतलब बच्चों के साथ अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, आप बहुत अच्छा करते हैं, तो ये मास्टर में आप भी खेल सकते हैं। और इसमें सारी फैसिलिटीज वही हैं जो अदर गेम्स में होती हैं। जैसे अभी खेलो इंडिया में जबलपुर की एक लड़की को गोल्ड मेडल मिला तो उसको 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटी जो बाकी गेम्स में मिलती हैं वो सारी इसमें भी है। एक बहुत अच्छा कैरियर है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा कैरियर है आपके लिए। यदि आप एज अ जज, एज अ कोच इसमें एंटर करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा कैरियर है। दीदी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा योगा में अभी नेशनल हुआ है, यूनिवर्सिटी लेवल का। अच्छा, नहीं, ये यूनिवर्सिटी लेवल अलग है, ये डिफरेंट है ना। और ये जो आप किस स्टेट में है, कहाँ पर रहते हैं आप? महाराष्ट्र स्टेट में। सॉरी, महाराष्ट्र स्टेट में रहती ओके। तो इसमें जैसे महाराष्ट्र का आप अगर स्टेट में रहते हैं तो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में आप खेलेंगे, फिर महाराष्ट्र नेशनल में खेलेंगे, है ना। फिर आप नेशनल में जाएंगे और फिर वहां से आप नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया में। तो हो सकता है ये डिफरेंट हो, बट अगर आप बहुत अच्छा खेलती हैं तो आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और महाराष्ट्र के लोग तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको डायबिटीज की हम बात कर रहे थे ना। सो डायबिटीज में जो बीटा सेल होती हैं उनसे इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक सेल ने आपको मैसेज दिया आपके ब्रेन को कि भूख लगी है, और ब्रेन ने लीवर को मैसेज दिया कि वहां तक ग्लूकोज भेजो। लीवर ने ब्लड में ग्लूकोज डाल दिया, अब वो उस सेल तक पहुंच भी गया। ठीक है, वो सेल है, उसके आसपास पूरी ब्लड कैपिलरीज और पूरा ऐसा नेटवर्क है, मतलब उसके चारों तरफ है। लेकिन वो सेल की जो सेल वॉल है, ठीक है, वो उस ग्लूकोज को अपने अंदर तब तक नहीं ले पाएगी जब तक वहां इंसुलिन ना हो। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं
आपके पास टिकट है, आपके पास पैसा है, आपके पास लगेज है, सब है, लेकिन यदि पासपोर्ट नहीं है तो आप वहां पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। सो इंसुलिन वो पासपोर्ट का काम करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल वॉल को क्रॉस करा के सेल के अंदर पहुंचाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब वहां ब्लड में चारों तरफ ग्लूकोज है, लेकिन वो सेल को अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचा। उसने दोबारा मैसेज भेजा, दोबारा ये सारे रिएक्शंस हुए। फाइनली हुआ क्या कि बार बार आपके ब्लड में ग्लूकोज लीवर छोड़ रहा है, लेकिन वो सेल एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। क्यों? इंसुलिन की एब्सेंस के कारण। तो फाइनली क्या हुआ, आपके ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ गई। क्लियर हुआ? ये डायबिटीज में कैसे बढ़ता है ग्लूकोज, शुगर बढ़ गई ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो उसका रीजन ये है। और उसके सब्स्टिट्यूट में हम क्या करते हैं, अगर कम होता है तो इंसुलिन की उनको टैबलेट देते हैं, ज्यादा होता है तो इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बीटा सेल्स का यूज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को पीनियल बॉडी भी कहते हैं। ये भी हमारे ब्रेन में रहती है। इसकी लोकेशन कहाँ रहती है? ब्रेन में। और ब्रेन में आप देखिए, एक में दोनों हमने दिखाया हुआ है। पिट्यूटरी नीचे की तरफ है, पीनियल थोड़ा सा ऊपर है। मतलब आपका जो ये मेन स्टॉक है स्पाइनल कार्ड का, उसके नीचे पिट्यूटरी है और उसके ऊपर पीनियल। ठीक है। इसे पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। और ये जैसे ही आपका यंग स्टेज शुरू होता है, वैसे ही ये जो है ये इसका अपक्षय हो जाता है या एट्रोफी हो जाता है। मतलब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहती है। मैम सॉरी, कुछ लोग शायद वेटिंग रूम में, उनको एंटर कर दीजिए ना, आप होस्ट हैं। सॉरी। वो दिख तो नहीं रहे हैं वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं दिख रहे हैं सारे। ठीक है, शायद मैं उनको फिर से बोल देती हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ तो ये सारे एंटर हैं ऑलरेडी। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो ये जो पीनियल बॉडी है इसका हमको काम नहीं मालूम है। और ये जैसे ही युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था आते आते तक ये जो पीनियल बॉडी है ये टोटली पैसिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और इसका क्षरण होने लगता है। और यही वो ग्लैंड है, यही वो ग्लैंड है जिसको योग में थर्ड आई कहा गया है, जो हम तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। ये वही ग्लैंड है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की जो पोजीशन है वो हमारे हार्ट के बिल्कुल पास रहती है। मतलब थायराइड ग्लैंड के नीचे और हार्ट के पास। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये हार्ट है, हार्ट के जस्ट ऊपर ये हमारा थाइमस ग्लैंड है और ये लंग्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के जस्ट ऊपर थाइमस ग्लैंड होती है और ये भी आपस में मतलब जुड़ी हुई होती है। और अभी तक इसके भी जो काम है वो ना इसके हार्मोन्स का हम पता कर पाए हैं और ना इसके काम के। और ये एज के हिसाब से मतलब इसका शेप और साइज एज के हिसाब से अलग अलग होता है। जब तक 2 साल का बच्चा होता है तब तक तो इसकी ग्रोथ होती है और 2 साल के बाद ये सिकुड़ने लगती है और धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते ये बहुत छोटे से अवशेष के रूप में रह जाती है। इसका एक जो मुख्य कार्य है वो है टी सेल। ये टी सेल का निर्माण करती है और ये जो टी सेल है ये
हमारे अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करती है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डेवलप करती है। तो इसका बस एक ही काम अभी हमें मालूम है। और लास्ट हमारे जो आते हैं ये जेनाइटल ऑर्गन्स, मेल में ये टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होती है। और इनका ये जो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं उसमें मेल में होता है मेन टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो कि पहले आप ये देख रहे हैं ब्लू पॉइंट, ये कम होता है 10 साल की उम्र में और बढ़ते बढ़ते 20 में ये अपने एक्सेस लिमिट पर होता है और आफ्टर 20 ये फिर से कम होने लगता है और 70 तक आते आते ये एकदम डाउन हो जाता है। और जो फीमेल जो है हार्मोन्स वो होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये 2 हार्मोन्स मैन होते हैं और ये सारे हार्मोन्स जो हैं आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब आपको किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं योग से और कोरिलेट कर दूं फिर आप क्वेश्चन कीजिए। ये तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े। अब आपको मैंने पहले दिन बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन वही है जो चक्रास की होती है, लोकेशन दोनों की सेम है। और आप कोई भी आसन पढ़िएगा, हर एक आसन कोई एक पर्टिकुलर चक्र पर अपना इफेक्ट डालता है ना। ये आपने जब कभी अगर कोई आसन या ऐसी बुक पढ़ी होगी तो उसमें अक्सर लिखा रहता है। तो जैसे ही उस चक्र पर असर पड़ता है और वहां की एनर्जी रेगुलेट होती है तो वो एनर्जी इस एंडोक्राइन ग्लैंड को ऑटोमेटिक इसके सीक्रेशन को बैलेंस करती है, राइट। सो हर आसन किसी एक विशेष चक्र से जुड़ा होता है। और जैसे सपोज भुजंग आसन है, ठीक है। भुजंग आसन में जब हम गर्दन को पूरा ऐसा ऊपर करते हैं तो हमारी कौन सी ग्लैंड इफेक्ट होगी? थायराइड, है ना, या विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र भी यही है। तो जैसे ही विशुद्धि चक्र की एनर्जी बैलेंस होगी आपके थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो ऑटोमेटिक बैलेंस होंगे, उनके सीक्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप हर चक्र को कोरिलेट करके एंडोक्राइन को कोरिलेट कर सकते हैं। पहली चीज, अगर हम मेंटल लेवल पर देखें तो जब भी हम योग करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हम इंटरनल बहुत जुड़ते हैं योग से। रेस्ट आप कोई भी एक्सरसाइज यदि करेंगे तो उसमें और योग में जो मेजर डिफरेंस है, जैसे हम बोलेंगे कि भाई हम एरोबिक भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, तो अगर इन सारी चीजों को हम एक एक्सरसाइज टर्म में यूज करें और योग को यूज करें आसन पार्ट को, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट तो ये डिफरेंस है कि अभी रिसेंट जो रिसर्च हुए हैं वो लैक्टिक एसिड की कमी, अगर आप योग का आसन करते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का लेवल कम होता है और रेस्ट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बढ़ता है। अब लैक्टिक एसिड क्या है? ठीक है, लैक्टिक एसिड सिर्फ वो चीज है जो इंडिकेशन देता है कि आप किसी भी मसल्स को बहुत यूज कर चुके हैं। जैसे सपोज आप पैदल चल रहे हैं, बहुत लंबा चल रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके जो काफ मसल है उसमें पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पेन क्यों शुरू होता है? क्योंकि जब आपके मसल्स में ब्लड जाता है तो वहां पर ब्लड और ग्लूकोज जो ब्लड से लेता है वो और ऑक्सीजन लेता है, तो वो बाय प्रोडक्ट के रूप में पायरोबिक एसिड बनाता है, ठीक है। पायरोबिक एसिड जो है वो सिंपली ब्लड के साथ आता है और एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब
अब उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, आप उसका अधिक यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो कम ऑक्सीजन मिलती है तो वही ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बनाता है, और वो लैक्टिक एसिड उस मसल्स में फटीग पैदा करता है कि अब उसका बहुत यूज हो गया है, वहां पर और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो आप रुक जाए। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स को डैमेज करता है। रेस्ट कोई भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता है, योग में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बाकी एक्सरसाइज आप फिजिकल लेवल पे करते हैं। एक योग ही ऐसी चीज है जो आप फिजिकल और मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी एंडोक्राइन पर इफेक्ट डालता है, तभी उनके हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस होते हैं और तभी आपके इमोशन बैलेंस होते हैं। ठीक है, सो योग का आपके मन पर भी बहुत फर्क पड़ता है। दोनों पैरेलल चलते हैं। आपका जैसा मन होगा वैसे आपके एंडोक्राइन का सिक्रेशन होगा, और जैसे उनका सिक्रेशन होगा वैसा आपका मन होगा। जैसे अपन ने एड्रिनल ग्लैंड के एक का एग्जाम्पल लिया था, है ना, तो वैसे ही बहुत सारे का, जैसे अगर आप किसी दिन होता ना कि सुबह उठते और बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, मतलब आपके हैप्पी हार्मोन्स बहुत हैं, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे आपके एंडोर्फिन एक्सेस में हैं और आप खुश हैं। अब ये हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल हैं, और योग चूंकि इन दोनों को बैलेंस करता है, आपके मन को कंट्रोल में रखना सिखाता है। मन कंट्रोल में रहेगा तो ये सिक्रेशन बैलेंस होगा, और चूंकि आप आसन करके उसकी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंस होगा तो ये आपके मन को कंट्रोल करेगा। तो योग का सबसे बड़ा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीदी लैक्टिक एसिड वाला पार्ट समझ नहीं आया कि वो लेवल कम होता है तो हमारी मसल्स में, मतलब वो इंडिकेट करता है कि हमारी मसल्स बहुत काम कर चुकी हैं। उसके बाद वो योग से मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया मैम, प्लीज समझा दीजिए एक बार और। तो मैम वो पायरोटिक हार्मोन की जगह लैक्टिक एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पायरुविक एसिड बनता है, जो हमारे मसल्स के लिए हार्मफुल नहीं है। वो एक सिंपल एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो ब्लड में जाता है और हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, पानी बनता है उसके साथ और ये एसिड। लेकिन वहीं जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलने लगते हैं तो वो पायरुविक एसिड की बजाय लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें दर्द पैदा करता है। ठीक है, और उस दर्द के कारण हम समझ पाते हैं कि नहीं अभी बहुत हो गया, बस करो। इस मसल्स का यूज ये एक अच्छा भी है, अदरवाइज हम उसको यूज ही करते जाएंगे तो वो मिस यूज हो जाएगा, है ना। तो ये जो फटिगनेस पैदा करता है ना, तो ये मसल्स को डैमेज करता है लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड है वो बहुत इजीली एक्सक्रीट नहीं होता है जितना इजीली पायरुविक एसिड हो जाता है। इसको बाहर निकलने में शरीर से थोड़ा सा समय लगता है। एक टॉक्सिक मटेरियल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब हम रेस्ट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड का जो लेवल है बॉडी में ये बढ़ जाता है, लेकिन जब हम योग करते हैं तो इसका लेवल कम हो जाता है ना, इस तरह से। और रिसेंट अभी एक और रिसर्च हुआ कि आधे घंटे तक बहुत सारी एक्टिविटीज की गई, लगा आधे घंटे तक 30 मिनट तक कंटिन्यूशन में, और ये देखा गया कि किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। ठीक है, उसमें कुछ स्पोर्ट्स भी थे, कुछ जैसे जिम, एरोबिक, इस टाइप की बहुत सारी चीजें थी। और उसमें ये पाया गया कि यदि आप आधे घंटे सूर्य नमस्कार करते हैं तो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न उसमें होती है। एक सूर्य नमस्कार में लगभग 128 किलो कैलोरी बर्न होती है, ये एक एवरेज है।
कम ज्यादा हो सकता है। सो सबसे ज्यादा आधे घंटे में यदि आपको कैलोरी बर्न करना है तो उसके लिए सूर्य नमस्कार को बेस्ट माना गया है। मैम एग्जाम के टाइम में बच्चों को बहुत टेंशन रहता है, तो हैप्पी हार्मोन्स उस वक्त सिक्रीट हो, ऐसा क्या करे बच्चे की हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो साल भर पढ़ाई कराइए, जाए? नहीं वो अगर तो वो साल भर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस कम रहेगा, है ना। एंड सेकंड क्या है कि बीच में उनको ब्रेक दीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चीजों को ग्रास्प कर सकता है। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, वो जो भी करना चाहे, जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है। मान लीजिए टेलीविजन देखने में, ठीक है, आधे घंटे के लिए फ्री छोड़िए, फिर 1 घंटा पढ़ाने बैठिए। अदरवाइज वो बैठे तो रहेंगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, है ना। और सेकंड, ये एक बिहेवियर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, कि हमको इस चीज की समझ आनी चाहिए कि हमको ये चीज करनी है। देखिए हर का 100% अलग होगा, है ना। अगर हम किसी को 10 पेज पढ़ने दें यहाँ पर आप सभी को, तो सबका परसेंटेज डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करना छोड़ें कि वो बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, हम उसको इसके लिए पुशअप करें कि वो अपना 100% दे सके, क्योंकि उसका 100% का स्केल किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। और हम मोस्टली ये करते हैं कि हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, सो वो स्ट्रेस में आ जाता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको खाना बनाना है, आपसे जितना अच्छा बनता है आप बना दीजिए, तो आपका पैटर्न अलग होगा। और यदि मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं वो जो ए लेडी है उसके जैसी ही डिश बननी चाहिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा और हो सकता है खाना उतना अच्छा ना बने। तो बच्चों को सबसे पहले कंपेयर करना छोड़ें, उनको उनके 100% तक पुशअप करें, क्योंकि वो सभी का डिफरेंट होता है। मतलब एक आइंस्टीन ने जो कहा है ना कि हर व्यक्ति अपने आप में बेस्ट होता है और यूनिक होता है, लेकिन जब हम ये कल्पना ना करें कि मछली पेड़ पे फास्ट नहीं चढ़ पाती है, करेक्ट, राइट। सो कोशिश करें कि उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो अपना स्केल है, आप उसको पुशअप करें, तो फिर स्ट्रेस का सवाल ही नहीं होगा। मैम एक क्वेश्चन है, हम्म एग्जाम्स में क्या हमें प्रॉपर हिंदी या प्रॉपर इंग्लिश ऐसे लिखना होगा, या जो हमारी जैसे टर्मिनोलॉजी हमने इंग्लिश में लिख दी और अपनी बात जो हम समझा रहे हैं उसको हिंदी में लिख दिया, तो ये ठीक होगा या नहीं? देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होता है तो बस ये होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है, उसमें हमको ग्रामर से कोई मतलब नहीं होता है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता, बस वो लैंग्वेज मुझे समझनी चाहिए। सो आप हिंदी में लिखें, इट्स ओके, मिक्स लिखें, इट्स ओके, इंग्लिश में लिखें, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। सो ये आपका कंफर्टेबल जोन है, आप जो भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैम आपने जो पीपीटी बनाई है अभी बहुत अच्छी बनाई है, वो शेयर हो सकती है क्या? बहुत क्लियरिटी थी उसमें। कोशिश करूंगी सर, वो बहुत बड़ी है एक्चुअली, या तो मैं उसका पिक लेके भेज दूंगी, कुछ है ना, भेज ऐसा दीजिए, बहुत अच्छी बनाई है आपने, वो समझने बहुत इजी हो रहा है। थैंक यू सो मच। हालांकि मेरा काफी टाइम इसमें गया हुआ है अंडरस्टैंड। मुझे बस ये लगता है कि आप लोग समझ पाए उस चीज को मेरी तरफ से। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकते हो। सॉरी सर, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके भेज सकते हो आप उसको बहुत इजीली। कोशिश करूंगी सर। एक्चुअली वो उसमें ना सिर्फ जैसे एंडोक्राइन है तो एंडोक्राइन नहीं है, उसमें सारे सिस्टम है, जितने 10 सिस्टम होते हैं ना, तो वो जो उसकी स्लाइड्स हैं वो लगभग 400-500 स्लाइड है। या तो उसको एक पार्ट अलग से लेके मैं भेज दूंगी, ऐसा कर लूंगी, है ना। नहीं तो पिक में जो भी पॉसिबल होगा मैं जरूर कर दूंगी। मैम आप बहुत ही अच्छा समझाते हैं। मतलब आपने बहुत क्लियरिटी से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अब इस समय तो ये फील आ रही है कि हम स्कूल में एक्चुअली मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, तो जब एनएलपी प्रैक्टिशनर कोई होता है ना, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो एनएलपी का, कोई परिचित है क्या एनएलपी से? मैम सुना है नाम? नहीं पता। एनएलपी सुना है, मेरी फ्रेंड भी करती है एनएलपी। हाँ, सो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग,
और ये बिल्कुल जस्ट ऐसा है कि जैसे मैं आपको मैगी का पैकेट दे दूं, उसके पीछे हाउ टू यूज ना हो या हाउ टू कुक ना हो, ठीक है। तो आप पहले पानी डाल के ट्राई करेंगे, फिर ज्यादा पानी, कम पानी, फिर सोचेंगे ऐसे ही खाना है क्या, ठीक है। मतलब आप 5, 6, 8 बार या 10 बार करेंगे तब जाके आप एक परफेक्ट मैगी बना पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही हमारा ब्रेन है कि उसके साथ कोई मैनुअल नहीं था, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके, हमारे पेरेंट्स ने सीखा, उनके जो एक्सपीरियंस हुए वो उनने हमको शेयर किए, हमने कुछ वो शेयरिंग से, कुछ आसपास से सीखा। तो एनएलपी जो है वो हमारे ब्रेन का मैनुअल है कि हाउ टू यूज योर ब्रेन, ओके। सो मैं कोशिश करती हूँ कि सब तक पहुंचा सकूं अपनी बात। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज मैम वेलकम। बता देती हैं आप, आपके अंदर बहुत बड़ी ये क्वालिटी है कि आप मतलब बहुत कम्युनिकेशन बहुत ही इजी है आपके साथ, फीलिंग आती है एक्चुअली मैम पिछले 10 साल से लेक्चर दे रही हूँ एक ही काम शायद वो लेक्चर देते देते अब ना हैबिट में हो गया। मैम हम लोग को स्टडी मटेरियल देना चालू कर दीजिए ना, क्योंकि अभी बस अप्रैल में दिया है एग्जाम ना मैंने, लास्ट क्लास का आप लोग को भेज चुकी हूँ मैं, पीडीएफ मैंने लास्ट क्लास के आपको भेज दिए हैं, हर क्लास मैम के बाद आपको मिलता जाएगा। और एक्चुअली अब जो नेक्स्ट जो बुक की आपने पिक भेजी है ना, जैसे बुक थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ना, मतलब वो प्रॉपर खुली हुई नहीं होती है, तो जो उसका अंदर वाला हिस्सा है वो विजिबल नहीं था। अच्छा मैं दोबारा तो भेज दूंगी। हाँ जी, वो क्लियर नहीं था, और शायद पेजेस भी मिसिंग थे, जैसे 276 के बाद सीधे 282 आ गया था। एक्चुअली जो पोर्शन पढ़ाया था ना वो मैंने आपको भेजा, मैं पूरी ओके बुक अभी आपको भेज दूंगी तो ओके आपको ही मुश्किल होगा। नहीं करेक्ट, ठीक है। तो आप दोबारा पिक्चर सही करके भेज दीजिएगा, क्योंकि वो क्लियर नहीं है पिक्चर, सही बोल रहे हैं, मैं बुढ़ा हुआ दोबारा था, कर, समझ में नहीं आ कोई रहा। दिक्कत नहीं। थैंक और यू। वैसे ठीक आप ना इसके मैटर के लिए तो आप यदि नेट पे सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड डालेंगे ना तो आपको इतना मैटर मिलेगा ना कि आपको वो पढ़ना कंफ्यूज हो मुश्किल। जाएंगे, फिर हम हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका बिल्कुल। पढ़ा हुआ लिमिटेड है, अभी उसी पे चलते हैं, बाकी अब ये जी देखते तो हैं कितना सीख जाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट पढ़ाया पे है वही जाएंगे। उतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो साइंस साइड नहीं थी, बिल्कुल तो शायद नहीं समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल। आज शायद आप लोग का टाइम टेबल भी बन गया होगा तो मैं देखती हूँ आपको क्या थोड़ा पहले का टाइम भी सूट करेगा क्या आप लोगों को? करेगा मैम, मतलब करेगा मुझे मैम। तो करेगा। मैम कोई भी Yes, टाइम हो, बस मतलब मॉर्निंग का 10 बजे के बाद फिर आप कोई भी टाइम करा दीजिए, तो उसके बाद ओके ओके। एक्चुअली मेरे क्या यहाँ पे जो कॉलेज में लेक्चर उसके साथ थोड़ा सा क्लैश हो रहा था तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, यदि आपको कंफर्टेबल है तो फिर हम yes, चेंज कर लेंगे। और टाइम टेबल में देखती हूँ आप लोग का कैसे बनता है। अदरवाइज आप लोग जब भी अगर आप कोई पूछना चाहते हैं या कुछ तो आप लोग का हमेशा स्वागत है, आप इसके लिए आपके बिल्कुल पास आपके फ्री पर्सनल फील नंबर पे करें। पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। थैंक यू वेरी बस एक थोड़ा सा उसमें कष्ट होगा कि अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो उस समय नहीं उठेगा फोन, नहीं नहीं, हम बिकॉज तो कई बार मैसेज करेंगे। मेडिटेशन या वो नहीं कराते नहीं, हैं। तो आप या तो एक मैसेज छोड़ दीजिए मैसेज या ड्रॉप आप करेंगे। लोग का नंबर मैं सेव कर लूंगी तो मैं कॉल बैक कर लूंगी, है ना। थैंक यू वही नंबर मेरा व्हाट्सएप है, तो या तो आप एक मैसेज उस पर छोड़ दीजिए तो मैं कॉल बैक कर लूंगी, थैंक ठीक यू है। थैंक यू। सो आई थिंक कोई और क्वेश्चन है कि अब कंप्लीट नहीं, हो अभी थोड़ा गए? पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आएगा, अभी तो पढ़ाई नहीं की हमने। चलिए कोई बात चलिए नहीं, आप पढ़ते लोग रहेंगे, पीपीटी भेजती, थोड़ा भेज दीजिए, पीडीएफ करके भेज दीजिए, एक दिन पहले थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमारे को इजी हो ठीक जाएगा है, क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। चलिए तो आप लोग आराम मैम से आप स्टडी कर। आपके साथ पढ़ने से हमारे हैप्पी हार्मोन्स से बहुत अच्छे एक्सिक्यूट हो जाते हैं, मतलब टेंशन रिलीव हो जाती है। देखिए पढ़ना विथ स्माइल ही है, क्योंकि तभी हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे ना, तभी ब्रेन ज्यादा पकड़ेगा चीजों को, हाँ जी हाँ अदरवाइज जी। वो छोड़ देगा वही के वही। मतलब एक कंफर्टेबल जोन में बैठते हैं, अदरवाइज टेंशन एक रहती है कि हमें मतलब पढ़ना है, पर आपके साथ वो टेंशन रिलीज होकर कंफर्टेबल जोन देखिए में आ जाते हैं। अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट का जो लेवल है उस पे जाके उनको समझा सके। आप लोग मैच्योर हैं, बच्चे होते तो शायद मैं कोई और ढंग से समझाती। हाँ जी हाँ जी। सो मेरा बस ये काम है कि मैं अपनी चीज आप तक पहुंचा सकूं, अपनी बात, अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी तरीके से हो, और आप उसको समझ सके, यस मैम। है ना। तो मैं थैंक यू अपनी मैम। तरफ से जय हमेशा झूलेलाल। बेस्ट करूंगी, आप लोग भी बेस्ट रिजल्ट दीजिए, ये आप लोगों कोशिश से करेंगे उम्मीद मैम, करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल अपना बेस्ट बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे मैम। जय बिल्कुल। झूलेलाल। और रेस्ट पेपर में भी कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में शायद बहुत सारे हो जाएंगे तो दिक्कत होगी।
तो मेरा जो सेम नंबर पर्सनल है, तो अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनल पे भेज दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू Yes, थैंक यू ओके सो ओके, Yes, बाय। thank जय you, जिनेन्द्र सभी को। Thank you, ma'am. वेलकम।